चैप्टर 2291 स्टीलिंग स्काईफायर 1 शेंगजिंग क्षेत्र गहरे भूमिगत प्रयोगशाला में। वो जगह बहुत विशाल थी, ठंडी, अंधेरी और हर तरफ पोषक टैंकों, न्यूट्रिएंट टैंक्स से भरी हुई। हल्के पीले रंग का न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन एक पारदर्शी कंटेनर में भरा था, जिसकी लंबाई मुश्किल से 30 सेंटीमीटर थी। ऊपर से एक पतली कैथेटर ट्यूब जुड़ी थी, जो लगातार अलग अलग पोषक तत्व उसमें भेज रही थी। उस विशाल भूमिगत स्थान के पार देखो तो शीशे की दीवार के आगे अंधेरा ही अंधेरा था, जिसकी कोई सीमा नजर नहीं आती थी। लेकिन उसी धुंधले माहौल में उन टैंक्स के अंदर कुछ हल्का सा हिलता डुलता दिखाई दे रहा था। होतू ने उस दिशा में एक ठंडी निगाह डाली, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। मेंग युअनजू ने बाहें बांध ली और हल्के स्वर में कहा, क्या तुम्हें यह स्वीकारना मुश्किल लग रहा है? ऐसा मत सोचो। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो अभी ह्यूमन नहीं है। होतू ने गहरी सांस ली और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उनमें कोई हलचल नहीं थी, बस ठंडा सन्नाटा। ठीक है, यहां कितने हैं? मेंग युअनजू ने जवाब दिया। पहला बैच करीब 60,000 का है। हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, पाया कि एम्ब्रियोस चौथे महीने में एक्टोप्लाज्मिक रिएक्शन देने लगते हैं। यानी यह कहा जा सकता है कि जब मानव भ्रूण चौथे महीने में होता है, तब इस दुनिया के रूल्स उसे ईथा फ्रैगमेंट्स अपने अंदर लेने की अनुमति देते हैं। मेंग युअनजून हल्का मुस्कराया। अजीब बात है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज के बच्चे बड़ों से ज्यादा शुद्ध स्पिरिचुअलिटी रखते हैं। इस विशाल भूमिगत प्रयोगशाला में बायोटेक्नोलॉजी से बनाए गए मानव भ्रूण रखे गए थे। 2 म्यूटेशन एरास के बाद म्यूटेंट्स हर जगह फैले हुए थे और उनमें से कई बायोटेक एक्सपर्ट्स बन चुके थे। क्लोनिंग और मास एम्ब्रियो प्रोडक्शन अब मुश्किल नहीं रहा था। असल मुश्किल ये थी कि जब वो तकनीकी तरीकों से भ्रूणों को जल्दी बढ़ाने की कोशिश करते तो उनकी गुणवत्ता बिगड़ जाती थी। यहां तक कि कई ब्रेनलेस ह्यूमंस बन जाते, ऐसे खाली खोल जिनमें कोई स्पिरिचुअल एसेंस नहीं होती। इसलिए यह प्रक्रिया नेचुरल कल्टीवेशन से ही करनी पड़ती थी। और अब तक 4 महीने ही वो न्यूनतम समय था जिसमें स्पिरिचुअल पावर वाला भ्रूण प्राप्त हो सकता था। होतू ने अपने सामने की कांच की दीवार पर हथेली फेरी और धीमे स्वर में बोली, जब मैं किनलिंग पर्वतों के नीचे गई थी, मैंने एक ड्रैगन क्लैन के बुजुर्ग से मुलाकात की। उन्होंने मुझे इशारों में बताया कि हम 6ठी पीढ़ी के मानव वो लाभ रखते हैं जो किसी और जाति के पास नहीं है। तब से मैं सोच में पड़ गई, आखिर वो क्या है? ऐसा क्या है जो सिर्फ हम कर सकते हैं? फिर मैंने इतिहास पढ़ना शुरू किया, यहां तक कि वो अल्ट्रा एंशिएंट सिविलाइजेशंस भी, जो किसी इतिहास पुस्तक में दर्ज नहीं है। वो मुस्कुराई, एक हल्की मगर भारी मुस्कान। ब्लैक ड्रैगन ने मुझसे कहा था, जब अपकलिप्स आया तो अपनी जाति की रक्षा के लिए उनके असंख्य लोगों ने स्वेच्छा से अपनी जान दी और खुद को द्रिग जाइंट गॉड को दबाने वाली शक्ति में बदल दिया। तो जीवन का अर्थ क्या है? होतू हंसी, मगर वो हंसी दर्द से भरी थी। क्रिएटर ने मानव को सिर्फ ऑब्जर्वर के उपकरण के रूप में बनाया था, तो हमें खुद को इतना गंभीरता से क्यों लेना चाहिए? अगर हम टूल्स ही हैं, तो खुद का उपयोग क्यों न करें? मेंग युअनजू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहराई थी। यानी तुम्हारा मतलब यह है कि आधुनिक मानव का एकमात्र लाभ यह है कि वो क्रिएटर के रूल्स से बंधे नहीं हैं। वो असीम रूप से प्रजनन कर सकते हैं और इस तरह ईथर फ्रैगमेंट्स हासिल करने का ये बग-लाइक मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आगे बोला, एक बार हमने ये तकनीक पूरी तरह समझ ली तो हम अपार स्पिरिचुअल पावर हासिल कर सकते हैं और भी शक्तिशाली बन सकते हैं। अगर ये सब किसी और समय हुआ होता तो निश्चित ही इसे नेचर्स हार्मनी के विरुद्ध माना जाता। मगर इस उथल पुथल के युग में, जब हर ओर विनाश का भय है, कोई नहीं जानता कि निराशा कब दस्तक दे देगी, मानवता कब मिट जाएगी। तो वो लोग अपने घर की रक्षा के लिए हर सीमा पार करने को तैयार थे। होतू ने ठंडे स्वर में कहा, पर अगर उनमें पहले से ही स्पिरिचुअलिटी है तो उनकी शक्ति को सोखना हत्या के समान होगा। मरने के बाद तुम हिल जाओगे।
मैंग युअनजून ने उसकी ओर देखा, मुस्कराते हुए, मानो मजाक कर रहा हो। तो क्या? होतू का चेहरा भावहीन था। क्या ये दुनिया खुद हेल से कम है? मैं बस मजबूत बनना चाहती हूं, सब कुछ बचाना चाहती हूं। अंजाम जो भी हो, मैं स्वीकार करूंगी। जब झंग यी की खबर पहुंची तो सारे क्षेत्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये वो जीत थी जो हुएक्सू किंगडम ने अपकलिप्स के बाद हासिल की। एक ऐसा चमत्कार जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। लेकिन झंग यी ने तुरंत सबको चेताया, आशा है कि ये बात हमारे बीच ही रहे, इसे बाहर फैलाने की जल्दबाजी मत करना। लू या हाँ, शैनजुओ ने हैरानी से पूछा, क्यों? ऐसी जीत को तो हमें दुनिया को दिखाना चाहिए, ताकि कोई हमसे टकराने की हिम्मत न करे। ये दूसरों के लिए भी एक चेतावनी होगी कि हमें छेड़ने का अंजाम क्या होगा। झंग यी ने सिर हिलाया, गलतफहमी में मत रहो। अगर हमने ये प्रकट कर दिया तो ये हमारे स्ट्रेंथ को भी उजागर कर देगा। वुलुयन एम्पायर तो बस एक अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन थी, और मेरी राय में वो उनमें से एडवांस्ड भी नहीं थी। अभी हालात साफ नहीं हैं, हमें लो प्रोफाइल रखना होगा, वरना हम खुद ही टारगेट बन जाएंगे। झंग यी गहराई से सोचता रहा। उसने यह सिविलाइजेशन की शक्ति देखी थी और समझ गया था कि इस दुनिया में ऐसे कई अस्तित्व हैं जो मानव के लिए देवता समान है। अब तक ज्ञात जातियों में यीहे क्लैन और किनलिंग ड्रैगन क्लैन शामिल हैं, जिनकी वास्तविक शक्ति का अंदाजा लगाना भी कठिन है। झंग यी ने झेंग लो को हराने के लिए बहुत प्रयास किया था, लेकिन ड्रैगन क्लैन के प्रति उसका सम्मान और बढ़ गया था। वो दृश्य आज भी उसकी आंखों में है, जब बाई लोंगजी ने 2 तलवारों से झेंग लो के सपनों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अगर झेंग लो की शक्ति 52,000 अंकों की थी, तो बाई लोंगजी की शक्ति कम से कम 60,000 से ऊपर होगी, और वो तो ड्रैगन क्लैन का सिर्फ एक सदस्य था। इसके अलावा ड्रैगन क्लैन को हुएक्सू किंगडम की भूमि या संसाधनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी ये निस्संगता और आत्मविश्वास वुलुयन एम्पायर जैसी सभ्यताओं की पहुंच से बहुत परे था। इससे स्पष्ट था कि ड्रैगन क्लैन की सभ्यता का स्तर वुलुयन एम्पायर से कहीं अधिक ऊंचा है। लेकिन इस दुनिया में ऐसी कितनी सभ्यताएं होंगी, कोई नहीं जानता। इस ग्रह के 4.6 अरब सालों के इतिहास में कुल 6 पीढ़ियां मानव की पैदा हुई। पहली पीढ़ी जल्द ही नष्ट हो गई, और छठी पीढ़ी यानी वर्तमान मानव 1 मिलियन वर्ष बाद उभरे। उन अरबों वर्षों के बीच ट्रक्स, इहुअन्स और अक्स जैसी कई मानवसमान जातियां अस्तित्व में रहीं, हर एक अपनी तरह की। जैसे ड्रैगन क्लैन, वुलुयन क्लैन और दक्षिण पश्चिम के अंडरग्राउंड डीमन किंगडम की 3-आइड क्लैन। ये सब रेप्टिलियन यहूया जातियों के ही अलग रूप थे। कुछ सभ्यताएं लाखों सालों तक चली, कुछ करोड़ों सालों तक, और अब की छठी मानव पीढ़ी कुछ ही लाख सालों में लैंड ह्यूमंस, मरमेड्स और फिशमैन जैसी शाखाओं में विभाजित हो चुकी है। तो सोचो, इस धरती की गहराइयों में या उस अथाह अंतरिक्ष के भीतर कितनी शक्तिशाली जातियां अब भी छिपी हो सकती हैं। किसी को नहीं पता। चैप्टर 2292 स्टीलिंग स्काईफायर 2। झंग यी हमेशा से ही सतर्क और लोकी व्यक्ति था। जब तक जान पर बन न आए, वो अपनी असली ताकत किसी को दिखाना पसंद नहीं करता था, बल्कि चाहता था कि लोग उसे कम आके। इस बार वुलुयन एम्पायर पर किया गया हमला भी मजबूरी में था। दोनों पक्षों के बीच हालात ऐसे बन गए थे कि अब या तो वो या हम की स्थिति थी। लेकिन जीत के बाद भी झंग यी नहीं चाहता था कि हुएक्सू किंगडम के नेता इस पर ज्यादा हाई प्रोफाइल बने। उसकी बात सुनने के बाद सभी ने सिर हिलाकर हामी भरी। सब समझ गए कि वो क्या सोच रहा है। हाँ, शैनजुओ ने गहरी सांस ली और मुस्कराकर बोला, वाह, मेरे भाई केओस से यही उम्मीद थी। हर बार सोच समझकर कदम उठाते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। जो भी जरूरत हो बस बोल दो, मैं पूरे दिल से निभाऊंगा। अब हाँ, शैनजुओ ने उसे भाई नहीं बल्कि ब्रदर कहना शुरू कर दिया था। वो समझ गया था
झंग यी अब उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां वो सिर्फ उसे देख सकता है, छू नहीं सकता। इसी बीच कम्युनिकेशन चैनल से मेंग युअनजून की हंसी गूंजी। हु डन? एक सवाल और है मेरा। अब जब हमने वुलुयन एम्पायर को जीत लिया है तो यकीनन काफी स्पॉइल्स तो हाथ लगे होंगे, है ना? उसके इतना कहते ही सभी क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी चौकन्ने हो गए। यहां तक कि साउथ वेस्ट रीजन अंडरटेकर के भाई, जो हर वक्त शांत रहते थे, उन्होंने भी नजरें उठाई। आखिर इस युद्ध में तो सबने अपनी जमा पूंजी झोंक दी थी। रिसोर्सेस, एनर्जी, मैन पावर, सब। अब बारी थी हिस्सा बांटने की, डिवाइड द केक का वक्त। हर कोई मन ही मन यही सोच रहा था कि अब तो रिवॉर्ड मिलेगा। झंग यी के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। चिंता मत करो, यहां स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज बहुत है। हर क्षेत्र को उसकी कंट्रीब्यूशन रेशियो के हिसाब से हिस्सा मिलेगा। ये हुई न बात। तेरे मुंह से ये सुनकर चैन मिला। केओस, अगर भविष्य में ऐसा कोई मौका फिर आया तो समझो हम फिर सबसे पहले तेरे साथ खड़े होंगे। सब जानते थे कि झंग यी ईमानदार है और कोई इतना मूर्ख नहीं था कि उससे पूछे कि उसने कितना हिस्सा अपने पास रखा है। आखिरकार इस युद्ध में झंग यी की तियनहाई सिटी टीम ने 95% योगदान दिया था। बाकी सब तो बस सपोर्टिव रोल्स में थे, इसलिए उनके हिस्से का हिस्सा भी वही था जो काबिल था। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि जब किसी के सामने इतनी विशाल शक्ति हो तो उसकी उंगलियों से गिरा हुआ टुकड़ा भी वरदान लगता है। सब जानते थे भविष्य में झंग यी की मजबूत टांग पकड़कर ही आगे बढ़ना है। बैठक का माहौल सौहार्दपूर्ण था, किसी ने कोई कड़वी बात नहीं की। युद्ध के बाद झंग यी ने आदेश दिया कि तियनहाई सिटी टीम अब वापस लौट आए। बैटलफील्ड क्लीनअप का काम औरों को करने दो। फैटिक शू जब लौटा तो उसके कंधे पर एक बड़ा सा भरा हुआ बैग टंगा था, इतना बड़ा कि खुद से 2 गुना। वो हाफते हुए बोला, लाओडा, इतना जल्दी क्यों बुला लिया? सुनो तो, ये वुलुयन एम्पायर तो गजब का है। वहां की फिगुरीन्स इतनी हाई एंड है कि असली लगती है। उसकी आंखें चमक उठीं। देखा, जहां सभ्यता होती है वहां सेकंड डायमेंशन कल्चर भी होती ही है। वो हंसा और कमरे में एक हल्की सी लहर दौड़ गई। सच तो ये था, किसी भी उन्नत सभ्यता में पैसिफायर कल्चर जैसी मनोरंजन धाराएं हमेशा पनपती है। झंग यी ने उसे थोड़ी देर तक देखा। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। लिजर्डमैन की फिगुरीन तो लिजर्डमैन जैसी ही होगी ना? ये नया शौक कब से लग गया? वो ठोड़ी पर हाथ रखकर बोला, और अगर टॉयस ही इकट्ठे कर रहे हो तो उनका साइज तुम्हारे मुताबिक तो नहीं होगा, है ना? फैटिक शू ने तुरंत बचाव में कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस रिसर्च पर्पस से लाया हूं। लर्निंग विदाउट थिंकिंग इज यूजलेस, थिंकिंग विदाउट लर्निंग इज डेंजरस। यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग, समझे? झंग यी ने हल्के व्यंग्य से कहा, ठीक है, जैसा तुम्हारा मन। टीम के बाकी सदस्य भी लौट आए। सभी सुरक्षित थे, बिना किसी चोट के। झंग यी ने राहत की सांस ली और संतोष भरी मुस्कान दी। सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ और सब सुरक्षित है। बस यही सबसे बड़ी जीत है। युद्ध में उसने अपनी टीम को हमेशा अतिरिक्त सुरक्षा दी थी ताकि कोई अप्रत्याशित नुकसान न हो। अंकल यू के कपड़ों पर गाढ़े हरे रंग का लिजर्डमैन ब्लड लगा था। वो अब भी बैटल मोड में था। झंगी, उसने कहा, मैं तो अभी लड़ाई के मूड में था। तुमने हमें क्यों बुला लिया? कुछ जरूरी बात है क्या? झंगी ने सुनहरी थ्रोन पर पैर रखे, मुस्कराया। इतना कुछ नहीं, बस ये कि अब तक के सारे स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज मैं इकट्ठा कर चुका हूं। बाकी क्षेत्रों के एलियंस को भी कुछ बेनिफिट लेने दो। बैटलफील्ड क्लीनअप उन्हीं पर छोड़ दो। सबने सिर हिलाया। सब समझ गए कि वो क्या कहना चाहता है। डेंग शेंटोंग ने आंखों में उत्सुकता लिए पूछा, लाओ झंग, इस बार हमने कितना माल लूटा है? जरा दिखाओ ना। युद्ध खत्म होने के बाद सबका मन वैसा ही था जैसे कोई गेम जीतने के बाद। अब बस रिवॉर्ड्स देखने की जल्दी थी। झंग यी ने चारों ओर देखा। हर चेहरे पर जिज्ञासा और उम्मीद झलक रही थी।
वो मुस्कराया, ठीक है, दिखा देता हूं। लेकिन अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। तुम सबको मुंह बंद रखना होगा। यहां से निकलने के बाद किसी से एक शब्द भी नहीं कहना। उसने खास तौर पर डेंग शेंटोंग की ओर देखा। पुराने डेंग, तुम भी अपने अंकल तक को मत बताना, समझे? डेंग की आंखें थोड़ी फैल गई। ओह, यानी स्पॉइल्स इतने ज्यादा है कि दिमाग घूम जाए? झंग यी ने सिर हिलाया। बिल्कुल। डेंग शेंटोंग का सांस लेना तेज हो गया। वो 2 कदम आगे बढ़ा, दोनों हाथ फैलाए। लाओ झंग, तुम जानते हो ना, मैं तुम्हें अपने भाई से बढ़कर मानता हूं। झंग यी मुस्कराया। हाँ हाँ, सब जानते हैं। ये इमोशनल कार्ड मुझ पर मत खेलो। उसकी निगाह कमरे में घूमी। सारे अपने लोग थे। डेंग शेंटोंग सेमी मेंबर था और एक नई सदस्य भी थी, ब्लू बर्ड ली यंगयांग। उस पर थोड़ी देर नजर टिकाकर झंग यी ने कहा कुछ नहीं। ली यंगयांग मुस्कराई। अगर मुझे यहां होना असुविधाजनक है तो मैं बाहर चली जाती हूं। झंग यी ने सिर हिलाया। नहीं, जरूरत नहीं। ट्रस्ट द पीपल यू एम्प्लॉय एंड डोंट एम्प्लॉय द पीपल यू डाउट। अब तुम हमारी टीम का हिस्सा हो तो कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं। सच तो यह था कि शेंगजिंग क्षेत्र से इस बात को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर ली यंगयांग वहां जाकर कुछ बता भी दे तो क्या फर्क पड़ेगा? झंग यी कुछ न भी दे तो भी शेंगजिंग के लोग कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन झंग यी वो इंसान नहीं था जो प्रिंसिपल से परे जाए। उसने यांग जिंगसिन को संकेत किया, लिस्ट दिखाओ। अगले ही पल कॉन्फ्रेंस रूम की हवा बदल गई। एक विशाल होलोग्राफिक प्रोजेक्शन सामने उभर आया। ऊपर वुलुयन क्लैन की मेजरमेंट यूनिट्स भले ही समझ से बाहर थी, लेकिन जैसे ही डेटा कन्वर्टेड हुआ, सभी की आंखें चौंधिया गई। चैप्टर 2293, स्टीलिंग स्काईफायर, पार्ट 3। आंकड़े इतने विशाल थे कि सुनकर भी किसी का दिमाग घूम जाए। वुलुयन एम्पायर से मिले स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेस सच में खगोलीय स्तर के थे। अरबों सालों से इकट्ठा किया गया वो मटेरियल जिसे उन्होंने एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद के हिगेमनी वॉर्स के लिए संभाल कर रखा था, अब वो सब झंग यी के हाथ में था। वो सब कुछ अब शांति से पड़ा था। उसके एलियन स्टोरेज स्पेस के भीतर, इतना विशाल और अनंत कि मानो कोई दूसरी दुनिया हो। ब्लैक बिशप के स्तर पर पदोन्नत होने के बाद उसके उस स्पेस का क्षेत्रफल और भी फैल गया था। अब उसे बस एक कोना चाहिए होता था जहां वो अपने वेयरहाउस मैनेजर स्किल्स से पहाड़ जैसे ढेर बने संसाधनों को बखूबी सजा देता था। सोचो जरा, अगर वे सारे रिसोर्सेज जमीन पर ढेर कर दिए जाएं, तो वे शायद आधे किनलिंग माउंटेन्स जितना क्षेत्र बना दें। ओ माय केओस सुप्रीम! डेंग शेंटोंग की आवाज में हैरानी और खुशी दोनों थी। वो बिना किसी संकोच के झंग यी की टांगों से लिपट गया। अब तो तू अमीर हो गया है भाई। अब अपने पुराने दोस्त का भी थोड़ा ख्याल रख लेना। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर किसी भी तरह की शर्म नहीं। हुएक्सू किंगडम के एक नोबलमैन के लिए जो पीढ़ियों से धनवान रहा था, झंग यी के सामने अब वो भी एक भिखारी जैसा लग रहा था। झंग यी को डेंग शेंटोंग का लिपटना कुछ पसंद नहीं आया। उसकी बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए और वो झटके से अपनी टांग छुड़ाने लगा। ए ओल्ड डेंग, जरा इज्जत रख ले अपनी। डेंग शेंटोंग हंसते हुए बोला, अब कैसी इज्जत? अब तो मैं बस तेरे साथ रहूंगा। माय लॉर्ड, मैं बहुत तरस गया हूं ताकत के लिए। मैं सपने में भी खुद को मजबूत देखता हूं। उसने भावुक नजरों से झंग यी की तरफ देखा। तू अब इतना अमीर है, क्या मेरे स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करेगा? असल में यही उसका असली मकसद था। एरलांग मैनिफेस्ट्स हिमसेल्फ एज द ट्रू लॉर्ड, डेंग शेंटोंग। हुएक्सू किंगडम की मिथोलॉजिकल सिस्टम में सबसे लोकप्रिय कोड्स में से एक, पर उसकी ताकत अब भी वैसी नहीं थी जैसी उसे होनी चाहिए थी। अपोकलिप्स के शुरुआती दिनों में वो एक प्रथम श्रेणी का एलियन था, लेकिन अब भी व्हाइट चैरियट स्तर पर अटका हुआ था। फैटिक शू तो अब उससे भी ऊपर निकलने वाला था। ये वो कैसे बर्दाश्त करता?
पर हकीकत ये थी, फैटिक शू पहले से ही एक गैम लेवल म्यूटेंट था और झंग यी ने अपने संसाधनों से उसे ऊपर उठाया था। तो डेंग शेंटोंग के मन में सवाल था, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं? झंग यी ने उसे नीचे देखा। उसे याद आया, वो 3-4 साल से डेंग शेंटोंग को जानता था। इन सालों में डेंग शेंटोंग ने उसके लिए बहुत कुछ किया था और डेंग परिवार हमेशा उसकी तरफ रहा था। बायोटेक्नोलॉजी से लेकर इंटेलिजेंस सिस्टम्स तक सब कुछ झंग यी के आदेश पर चलता था। थोड़ी देर सोचकर झंग यी ने कहा, चिंता मत कर भाई, हम सब भाई हैं। मैं तुझे अनदेखा नहीं करूंगा। अगला मौका मिला तो तेरी प्रमोशन पहले होगी। वो बस दिलासा नहीं दे रहा था, पर यह सच भी था कि असाधारण लोगों को तैयार करना इतना आसान नहीं था। इप्सिलॉन पहुंचने के बाद ताकत बढ़ाने के सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो अपने अंदर की क्षमता को जगाओ या फिर दूसरों को मारकर उनकी ओरिजिन छीनो। झंग यी के पास एक तरीका था, सेंटिपीड्स को पालकर लगातार ओरिजिन प्राप्त करना, पर उनका अधिकतम स्तर 9999 तक ही था। उनकी ओरिजिन एनर्जी व्हाइट चैरियट स्तर तक तो ठीक थी, पर ब्लैक चैरियट के बाद उसका असर बहुत कम हो जाता था। सेंटिपेड, हां, झंग यी के मन में एक अजीब सा विचार कौंधा। वो अभी कुछ बोला नहीं, बस डेंग शेंटोंग से बोला, पहले मेरी टांग छोड़। डेंग शेंटोंग खुश होकर उठा। झंग यी का वादा मिल गया था, बस यही काफी था। झंग यी ने चारों तरफ देखा और कहा, अभी 6 रीजन्स की एलियन कोलिशन फोर्सेस आसपास के अर्बन एरियाज में सफाई का काम कर रही है। उन्हें पता है मैं पैलेस एरिया में हूं, इसलिए कोई पास नहीं आ रहा। लेकिन यही वुलुयन एम्पायर का कोर एरिया है। मैंने सारे स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए हैं, पर यहां अभी भी कुछ चीजें हैं बेहद मूल्यवान, जैसे यहां की टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, उनकी कल्चरल हेरिटेज, खासकर वो मटेरियल्स जो एंशिएंट हिस्ट्री को दर्ज करते हैं, उन्हें ढूंढो। आदेश मिलते ही सभी लोग हरकत में आ गए। लू केरन ने अपने मैकेनिकल लाइफ फॉर्म इंजीनियरिंग यूनिट्स में नए निर्देश डाले। पूरे सेंट्रल अर्बन एरिया की इमारतों को स्कैन करने का आदेश। अंकल यू और फैटिक शू तुरंत काम पर लग गए। लू केरन, झू क्या और यांग एक्साइंग को झंग यी ने रोक लिया। वो चाहता था कि ये तीनों भारी कामों में न जाए। वो मुस्कुराते हुए बोला, मुझे अभी कुछ याद आया और तुम्हारी राय चाहिए। तीनों ने उसकी तरफ देखा। लू केरन अब भी जीत की खुशी में झूम रही थी। भाई, अब क्या नया प्लान है? झंग यी ने हाथ हिलाते हुए कहा। कोई खास प्लान नहीं, बस एक आइडिया दिमाग में आया है। सोचा तुम सबकी राय ले लूं। वो अपने थ्रोन पर बैठ गया, उंगलियां जोड़कर कुछ पल सोचा, फिर बोला, सेंटिपेड फार्म अब हमें बड़ी मात्रा में एसेंस दे सकता है, जिससे हमारी टीम के सारे प्रतिभाशाली लोग तेजी से मजबूत हो रहे हैं। लेकिन इप्सिलॉन स्तर पर पहुंचने के बाद उस एसेंस का असर बहुत कम हो जाता है। फिर उसने गहरी नजर से तीनों की तरफ देखा। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थी। सेंटिपेड आखिर एक ऐसा जीव है जो म्यूटेशन के बाद सुपरनैचुरल पावर्स पाता है, पर इस दुनिया में ऐसे जीव भी है जो जन्म से ही ईथर फ्रैगमेंट्स लेकर आते हैं। झंग यी के इस वाक्य में कुछ ऐसा था जिसने कमरे का माहौल बदल दिया। तीनों लड़कियां समझदार थी। उन्होंने झंग यी के लहजे से उसका मतलब भाप लिया। झू के ने धीरे से कहा, झंग यी, क्या तुम जिस जीव की बात कर रहे हो वो ह्यूमन है? लू केरन की आंखें फैल गई। उसने भी यही सोचा था, पर बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने झू क्या और यांग एक्साइंग की ओर देखा। यांग एक्साइन का चेहरा शांत था। जाहिर था कि उसे पहले ही अंदाजा था कि झंग यी क्या सोच रहा है। पर यह तो बहुत अजीब है। लू केरन ने सिर पकड़ लिया। भाई, तुम इंसानों को सेंटिपीड्स की तरह पालने का सोच तो नहीं रहे? मतलब, जैसे ही वे परिपक्व हों, उन्हें मारकर उनकी सुपरनैचुरल पावर निकाल ली जाए? यह तो बहुत क्रूर है। झंग यी ने गहरी सांस ली
सिर हिलाया। नहीं, मैंने इतना आगे नहीं सोचा। बस एक थॉट आया था। उसने धीरे से कहा, कागो के नियमों में इस पीढ़ी के ह्यूमंस को एक खास वरदान मिला है। हर इंसान के जन्म के साथ उसे एक ईथर फ्रैगमेंट मिलता है जो किसी उच्च आयामी दुनिया से आता है। वो ठहरा, फिर बोला, मुझे लगता है ये एक प्रोग्रामिंग बग है। जिंगसन, तुम कंप्यूटर जीनियस हो। अगर इसे प्रोग्रामिंग के नजरिए से देखा जाए तो मेरे इस आइडिया के बारे में तुम क्या सोचती हो?